जैसे इतनी सारी सरफेसेस हैं, ऊपर एक लाइट रे को इंसिडेंट किया गया 30 डिग्री के एंगल पर। तो अब इसमें ये बताना है कि जो लाइट रे है वो हर सरफेस पर रिफ्रैक्ट होगी, या कोई ऐसी भी सरफेस है जहां पर लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। तो जैसे कल डिस्कस हो रहा था कि अगर हमें TIR चेक करना है तो फिर हमको हर सरफेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस और हर सरफेस पर क्रिटिकल एंगल को कंपेयर करना पड़ेगा। तो वो इतना आसान तो है नहीं, इतनी नंबर ऑफ सरफेसेस बहुत ज्यादा होने पर। यस सर। बट कोई तरीका ऐसा हो जो छोटा तरीका हो। देखिए, सिंगल सरफेस पे पहले देखो आप, सिंगल सरफेस में अगर लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाए, फॉर एग्जांपल की जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से 2 है और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से 1 है, और हम लोगों ने यहाँ पर लाइट को इंसिडेंट किया है एट सम एंगल ऑफ 45 डिग्री और से 60 डिग्री के एंगल पर। तो सिंगल वाले सरफेस पे तो आप बड़े आराम से बता सकते हो कि ये रिफ्लेक्शन होना है या रिफ्रैक्शन होना है। तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 है, तो पहले हम क्रिटिकल एंगल चेक कर लेते हैं यहाँ पर। और क्रिटिकल एंगल साइन 30 थीटा की डिग्री 1/2 है, यानी क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है। और फिर आप रीजनिंग ये दोगे, सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंड देयरफॉर इट शुड बी रिफ्लेक्टेड। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल सरफेस में कैलकुलेशन भी कम आती है। मान लीजिए अगर हमने गलती से, मतलब हमें ये पता है कि यहाँ पर एक्चुअल में TIR होना है, बट अगर हम गलती से रिफ्रैक्शन मानते, एज्यूम कर लेते हैं कि लाइट रिफ्रैक्ट होगी एट सम एंगल ऑफ R, और हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाते, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के हिसाब से साइन I अपॉन साइन R इज N2/N1। अगर मान लो हम ऐसा कुछ करते, एज्यूम करते कि ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, जबकि हमको पता है रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला यहाँ पर, फिर भी अगर हम मान लेते तो हमारे साइन R की जो वैल्यू बनी ग्रेटर देन 1 आ जाता है, जो पॉसिबल ही नहीं। वो √3 होता है, इनवैलिड आंसर होता है ये। तो यही अपने आप में एक हिंट है, इनवैलिड आंसर आना अपने आप में एक हिंट है। ये इनवैलिड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने रिफ्रैक्शन माना हुआ है और उससे जो हमारा साइन R है वो 1 से ज्यादा हो जा रहा है। तो ये अपने आप में हिंट है कि इसका मतलब यहाँ पर TIR होगा। तो TIR चेक करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम क्रिटिकल एंगल ही चेक करें। अगर हम गलती से मान लो क्रिटिकल एंगल ना भी चेक करें और रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट लगा दें, और अगर मेरा साइन R की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, तो ये सीधा सीधा इंडिकेशन है कि इस सरफेस पर लाइट 100% रिफ्लेक्ट होने वाली है। तो यही चीज हम यहाँ भी करेंगे। हम मान लेते हैं कि लाइट पूरे मीडियम्स में रिफ्रैक्ट होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब रिफ्रैक्शन होंगे। और पैरेलल सरफेसेस में कल एक कंसेप्ट डिस्कस हुआ था कि n और sin थीटा का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। यस। तो मान लीजिए कि पहले सरफेस पर लाइट रिफ्रैक्ट होती है, वो θ1 एंगल बन जाता है। दूसरे सरफेस पर लाइट रिफ्रैक्ट हुई तो θ2 एंगल बन गया। तीसरे सरफेस पर रिफ्रैक्ट हुई लाइट, सपोज θ3 एंगल पे। चौथे सरफेस पर रिफ्रैक्ट हुआ है θ4 एंगल पर। ऐसे पांचवें सरफेस पर θ5, सबके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लेते हैं। और n sin थीटा कांस्टेंट, सो 4 into sin 30 मस्ट बी, अगर रिफ्रैक्शंस हो रहे हैं तो 2.5 into sin θ1 equals to 3 into sin θ2 equals to 1.5 into sin θ3 equal to 1.2 sin θ4 and also equals to लास्ट में 3.5। अब इससे एक बार बताओ,
एक एक करके चेक करिए। अगर मैं इन दोनों से चेक करूं तो साइन थीटा 1 से छोटा आएगा कि 1 से बड़ा आएगा? 1 से छोटा है। छोटा, मतलब यहाँ पर रिफ्रैक्शन। साइन थीटा 2 चेक करें। वो भी छोटा आएगा। छोटा है। तो यहाँ भी रिफ्रैक्शन, सेकंड सरफेस पर भी रिफ्रैक्शन। इसको चेक करिए साइन थीटा 3। बड़ा ये है। बड़ा आएगा। तो थीटा 3 इनवैलिड हो गया, मतलब कि सरफेस S3 पर TIR हो जाएगा। मतलब यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, बट यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी लाइट। तो इसके आगे वाले सरफेसेस का कोई मतलब भी नहीं बन गया जब लाइट यहाँ इसके आगे जानी नहीं है। तो नो मीनिंग फॉर थीटा 4, नो मीनिंग फॉर थीटा 5, बेकार हो गई दोनों। आया समझ में? यस सर। यस जी, ये सबसे आसान तरीका है विदाउट चेकिंग द क्रिटिकल एंगल्स। ऐसे ही देखो, एक क्वेश्चन है हमारे एचसीबी का। एचसीबी का भी है एक्चुअली, एचसीबी का तो बाद में है, पहले वो जेई का क्वेश्चन था। और वो क्वेश्चन ये था कि मतलब अगर एचसीबी से देखना चाहते हो तो ये सॉल्व एग्जांपल नंबर 10 है, वॉल्यूम 1, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, पेज नंबर 403। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पेज नंबर 403 का सॉल्व एग्जांपल नंबर 10 है। उसमें इन्होंने ये कहा है कि एक इस तरफ N2 मीडियम है, इस तरफ N1 मीडियम है, और N2 इज मोर देन N1। दो मीडियम्स हैं यहाँ पर। और लाइट को जब N2 से N1 की तरफ भेजा गया, लाइट फ्रॉम N2 टुवर्ड्स N1, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। लाइट फ्रॉम N2 टुवर्ड्स N1 रिफ्लेक्ट्स। जब इसको किसी थीटा एंगल पर भेजा गया तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है यहाँ पर TIR। देन वो क्या कह रहे हैं कि अब मीडियम N2 से ऊपर एक नया मीडियम डाल दो N3, और उसके ऊपर N1 कर दूं। मतलब N2 और N1 के बीच में किसी और मीडियम की एक लेयर बनाई गई, और लाइट को वापस उसी एंगल पर इंसिडेंट किया गया जिस एंगल पर पहले इंसिडेंट किया गया था। जो यहाँ पर एंगल था वही एंगल यहाँ पर है। और उसमें वो ये प्रूफ करवाना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि N3 की कोई भी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू का मतलब कि N3 N2 और N1 दोनों से छोटा हो, N2 N1 दोनों से बड़ा हो, किसी एक से ज्यादा है, किसी एक से कम है, तो चाहे जो मर्जी वैल्यू हो N3 की, ये लाइट कभी भी N1 मीडियम में नहीं जाएगी। एन साइन थीटा। सर इसमें भी n sin अगर थीटा वाले से कर देंगे। अगर बुक में क्वेश्चन होगा, बुक हो आपने सामने, तो आप देखोगे तो उसमें यही लिखा है कि शो दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ μ3 ऑल लाइट विल अल्टीमेटली बी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेकंड मीडियम। हाँ सर। तो क्यों होगा ये? देखिए, जब ये चीज आ रही है तो इसका तो क्लियर मतलब है, जब ये चीज आ रही है तो इसका मतलब दिस थीटा इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, तभी ऐसा हो रहा होगा। इसका मतलब साइन थीटा इज मोर देन साइन क्रिटिकल एंगल, इसका मतलब साइन थीटा इज मोर देन, और साइन ऑफ थीटा सी, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल विल बी N1/N2। यानी एक तरीके से ये चीज आपको गिवन है, इनडायरेक्ट वे में ये चीज गिवन है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पे जब यहाँ जाओगे तो मान लेते हैं कि लाइट यहाँ रिफ्रैक्ट होगी, थीटा यहाँ पर θ1 एंगल पर रिफ्रैक्ट होगी, यहाँ पर θ2 पर रिफ्रैक्ट होगी। एज्यूम करते हैं कि रिफ्रैक्शंस होंगी, तो N2 sin थीटा should be equals to N3 sin θ1 and should be equals to N1 sin θ2।
तो इस हिसाब से हमारा साइन ऑफ थीटा 2 जो बनेगा, साइन ऑफ थीटा 2 दैट इज n2 by n1 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, बट साइन थीटा इज मोर देन n1 by n2, दिस टर्म इज मोर देन n1 by n2 और ये n2 by n1 है, तो ये 100, इसका मतलब साइन थीटा 2 डेफिनेटली 1 से बड़ा होगा, यानी ये एंगल कभी भी 1 साइन थीटा 2 हमेशा, मतलब थीटा 2 हमेशा इनवैलिड आएगा, कोई चाहे n3 की कोई भी वैल्यू रख लो आप, और अगर ये हमेशा 1 से बड़ा आएगा तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि इस सरफेस पर, एट दिस सरफेस हमेशा ही रिफ्लेक्शंस आएंगी। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पर भी रिफ्लेक्शंस आ जाए, तो अगर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गए फिर तो बात खत्म हो गई, और अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गए तब भी यहाँ पर तो रिफ्लेक्शन कंफर्म है एट दिस पॉइंट, यानी दोनों ही कंडीशन में लाइट कभी भी n1 मीडियम में नहीं जाएगी, वापस वो इसी मीडियम में आनी है। क्लियर है? Yes, sir. यस हालांकि उन्होंने जो अपना सोल्यूशन दिया है वो बड़ा अजीब सा है, क्रिटिकल एंगल देखने का यही एक तरीका है ना। इसके बाद वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके भी, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब इसके भी न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर कोई एक मीडियम स्पेसिफाई कर रहे हैं, अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n which is n0 upon 1 minus x upon small r, मतलब अब मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x एक्सिस के अलोंग वेरी कर रहा है, r is some constant value, n0 constant है, n0 and this r constants हैं, बट कोऑर्डिनेट x के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल क्वांटिटी, और ये डिस्टेंस हमें d दिया गया, मतलब मीडियम बेसिकली स्लैब है, ये भी एक स्लैब है, बट स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, फंक्शन दिया गया कोई। सर एक तरह से डीएक्स विड्थ के बहुत सारे स्लैब्स मिल गए हैं कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिल्कुल, एंड a ray is coming along y axis, a ray is coming along the y axis, a ray is coming along this y axis, और पूछ क्या रहे हैं इसमें ना कि जब ये रे स्लैब के अपर सरफेस को क्रॉस कर रही होगी, मतलब ये रे जब इसे स्लैब में एंटर करेगी, इधर भी, इधर और इधर आपके सेम मीडियम्स हैं, इन दोनों तरफ सेम मीडियम्स हैं, तो ये रे इस स्लैब में एंटर करके मूव करेगी और ऊपर वाले सरफेस से क्रॉस करेगी रे, तो जिस पॉइंट से वो रे क्रॉस करेगी वहां का एक्स कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, x coordinate of that point A from which the ray will come out of the slab, x coordinate of the ray at this point from where the ray is coming out, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, तो कंपोजिट स्लैब वाला रिजल्ट यूज कर सकते हैं क्या? लेकिन ये कंपोजिट तो है, लेकिन कंटिन्यूअसली फंक्शन है ना, मतलब डिफरेंशियल विड्थ की स्लैब्स होंगी, इसमें बहुत सारे डिफरेंशियल विड्थ के स्लैब है, यस लॉजिक उसी से आएगा। देखिए, जो रिफ्रैक्शन एट पैरेलल सरफेस वाला कंसेप्ट है कि अगर आप कई सारे पैरेलल सरफेसेस
लेते हैं और वहां पर रिफ्रैक्शंस होती हैं मल्टीपल पैरेलल सरफेसेस, जहां पर ये मीडियम n1 है, फिर n2 आया, फिर n3 एंड n4 इस तरीके से। तो इसमें हमारा एक रूल बन करके आया था कि अगर हम किसी एक मीडियम में सपोज θ1 एंगल पर जा रहे हैं और अगले मीडियम में θ2 पर, उसके अगले मीडियम में θ3 पर, उसके अगले मीडियम में θ4 पे, उसके अगले मीडियम में θ5 पर, इस तरीके से जा रहे हैं, तो हम लोगों ने कहा कि n और साइन थीटा का जो मल्टीप्लीकेशन टर्म आएगा ये एक कांस्टेंट वैल्यू बनेगी। तो इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं कोई, ये भी तो वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरीज फ्रॉम n1 टू n2, इट वेरीज फ्रॉम n2 टू n3, n3 से n4, n4 टू n5, बट ये डिस्क्रीट वेरिएशन है। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी हो गया, उसके बाद कुछ डिस्टेंस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहा, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ, फिर कांस्टेंट रहा थोड़ी देर के लिए, फिर चेंज हुआ। मतलब इसमें भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, बट एक एक स्टेप पर हो रहा है, और यहाँ पर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं। तो सिचुएशन दोनों सिमिलर ही है। इसमें बस पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब, अच्छा फंक्शन भी आप आराम से देखिए, फंक्शन किस तरीके का फंक्शन है ये, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर x के हिसाब से देखा जाए तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज करे, इंक्रीज रिफ्रैक्टिव Increase इंडेक्स बढ़ेगा बढ़ेगा, यानी कि एक तरीके से हम रेयर से डेंसर साइड पे जा रहे हैं। और क्योंकि कंटिन्यूअस चेंजेस हो रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो जो रे होगी उसकी ट्रेजेक्टरी कोई एक कर्व बन करके आएगी। पाथ ऑफ रे विल बी सम काइंड ऑफ मैथमेटिकल कर्व, स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं बनेगा इसका। और लगातार मतलब x बढ़ने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब मीडियम कंटिन्यूअसली डेंस होता जा रहा है, और जब मीडियम कंटिन्यूअसली डेंस होता चला जाएगा तो जो रे होगी वो लगातार नॉर्मल की तरफ बेंड होती रहेगी। बट यहाँ पर नॉर्मल किस एक्सिस को कहेंगे? यहाँ पर एक्स एक्सिस को, क्योंकि जो नॉर्मल्स होते हैं वो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वेरी करने वाली लाइन पे होते हैं। जैसे कि अगर ये n1 और n2 हैं तो हम इस परपेंडिकुलर को नॉर्मल कहते हैं। सो नॉर्मल इज द लाइन along which रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज चेंजिंग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस को हम नॉर्मल डिफाइन करेंगे इस मीडियम के लिए, और ये रे कंटिन्यूअसली एक्स एक्सिस की तरफ बेंड होती चली जाएगी। तो कुछ इस तरीके के पाथ बनेंगे इसकी, लगातार एक्स की तरफ बेंड करते 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 करते, और ये पॉइंट ए पर जाकर के कहीं बाहर निकलेगा। ये हमारा पाथ ऑफ रे कहलाएगा कुछ। मैं फिर बोल रहा हूं, नॉर्मल हमेशा उस एक्सिस को लोगे जिस एक्सिस का फंक्शन दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स का फंक्शन है तो एक्स एक्सिस को नॉर्मल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाई का फंक्शन है अगर, तो फिर नॉर्मल वाई एक्सिस। Suppose that the path of ray is a mathematical function y equals to fx. फिर हम क्या करेंगे, किसी रैंडम पॉइंट के ऊपर कोई एक रैंडम पॉइंट चूज करेंगे इसकी ट्रेजेक्टरी के ऊपर x, y, और वहां पर जो इंस्टेंटेनियस टेंजेंट बनेगा, इंस्टेंटेनियस टेंजेंट ऑन दिस पाथ, वो डायरेक्शन ऑफ रे बन जाएगी। इंस्टेंटेनियस टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ रे, और उस पॉइंट पर a line parallel to x axis, a line parallel to x axis जो कि नॉर्मल होगी, ऑप्टिकल नॉर्मल एट दिस पॉइंट, और रे की डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग, नॉर्मल की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन, तो इनके बीच कोई थीटा एंगल मान लेंगे और कंसेप्ट लगाएंगे n sin थीटा एज अ कांस्टेंट वैल्यू, जो पैरेलल सरफेसेस के रिफ्रैक्शंस में लगाते हैं। जहां पर इंसिडेंट किया है ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0 पॉइंट, तो एट दिस पॉइंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट 0,0 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, तो x को 0 पुट कर देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी n0।
So at this point, refractive index is n naught, and sine of angle इस पॉइंट पर 90 रे और degree. नॉर्मल 90 रे और degree. नॉर्मल के बीच का एंगल, तो रे कमिंग y एक्सिस एंड नॉर्मल इज x एक्सिस, सो रे और नॉर्मल 90 डिग्री के एंगल पर, इक्वल टू इस पॉइंट पर रे में और नॉर्मल के बीच में थीटा का एंगल, सो साइन थीटा, और मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट दिस पॉइंट, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट दिस पॉइंट विल बी दिस फंक्शन, जो कि n नॉट r अपॉन r माइनस x मान सकते हैं, और यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या बनेगी? So sin of theta from this expression will be r minus x divided by r, and not कैंसिल कर जाएंगे sin थीटा की वैल्यू, और sin थीटा की जब वैल्यू मिल जाएगी तो ट्रायंगल बना करके इसके थ्रू हम tan थीटा भी निकाल सकते हैं। sin थीटा की वैल्यू निकालिए और ट्रायंगल बना करके, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाले कंसेप्ट को लगा करके वैल्यू ऑफ tan थीटा। सर ये n नॉट साइन 90 वाला एक बार फिर से बता दीजिए। ये इनिशियल पॉइंट का है जहां पर बिगिनिंग में रे गई थी, क्योंकि ये पॉइंट 0,0 है तो x को 0 पुट किया गया है, सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n नॉट एट दिस पॉइंट, और जी सर। रे कमिंग फ्रॉम द y एक्सिस है, उसका x एक्सिस के साथ 90 का एंगल बन रहा, सो साइन ऑफ 90। जी सर, थैंक यू। tan थीटा निकाल ले, बताएं। r माइनस एक्स अपॉन आर है अगर sin थीटा की वैल्यू, सो tan थीटा की वैल्यू Root 2 rx minus x square. minus x square. Root 2rx minus x square. दिस इज tan थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट विथ x एक्सिस, तो कैलकुलस के हिसाब से दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, tan थीटा मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट, और अगर y इक्वल टू fx हमारा कर्व है, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इन कैलकुलस इज dy बाई dx, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गई, और यहां से अब dy की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स इंटू डी एक्स बाय रूट ऑफ 2rx माइनस एक्स स्क्वायर, एंड नाउ दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाएंगे, x 0 पर y 0 एंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ x इट इज y। अब ये इंटीग्रेट करिए जरा, r माइनस एक्स डी एक्स बाय रूट ऑफ 2rx माइनस एक्स स्क्वायर, इजीली हो जाएगा, एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लोगे तो हो जाएगा ये। तो नीचे वाले को मान लें ये वाले को कुछ सब्स्टिट्यूट मान ले सर। और तो वो हो जाए। टी स्क्वायर मान लीजिए, ज्यादा फायदे में रहोगे, जी सर, उससे ही हो जाए। हाँ सर। इजी हो जाएगा और कुछ नहीं, मतलब 2rx माइनस एक्स स्क्वायर जो रूट के अंदर वाले टर्म है उस पूरे को टी स्क्वायर मान करके इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ये। टी स्क्वायर मानेंगे तो टी स्क्वायर मतलब उधर अपना r माइनस एक्स, सर ऊपर t dt अपॉन t। dt कैंसिल, dt बचेगा खाली, वो t हो जाएगा, तो शायद इतना ही आंसर आ जाएगा ना, y बराबर रूट ऑफ 2rx माइनस रूट एक्स 2 स्क्वायर, rx यही minus आंसर, x square, ये सर यार। यस। यही आंसर आ जाएगा इसका। मैथ के हिसाब से ये कौन सा कर्व कहोगे आप, लाइक अगर मैथमेटिक्स के कोनिक सेक्शंस में इसको आइडेंटिफाई करना पड़ जाए, पैरब इज लाइक, अरे भैया वाई सर्कल हो। स्क्वायर सर्कल है सर। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx कमिंग टू बी 0। सर ये सर्कल circle इक्वेशन है। हो जाएगा ना सर। सेंटर बता सकते हैं और रेडियस वगैरह जो पूछे अगर, तो क्या Center रेडियस R है? है। सेंटर R, आपका comma r zero. r comma कॉमा 0 हो zero. जाए। r कॉमा 0
R, 0 सेंटर, R रेडियस। रेडियस और भी R हो जाए। मान ले रहे हैं आप लोग की बात, सर्किल की इक्वेशन है ना। हाँ सर, अभी यस सर, सर्कल ही की पढ़ के अभी आ रहे पहला हैं। मैथ्स के पीरियड में सर्कल ही सर, कर पूरा रहे थे। रिवाइज हो गया सर्किल। तब भी कुछ लोग पैराबोला बोल रहे हैं, बताओ मतलब कैसे बेशरम लोग हैं। खैर, तो ट्रेजेक्ट्री एक सर्कुलर पाथ है। नाउ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट जहां पर रे बाहर जा रही है, तो जिस पॉइंट से रे निकल रही है वहां का वाई कोऑर्डिनेट पता है आपको। एट दिस पॉइंट वाई D। कोऑर्डिनेट की वैल्यू डी है। सो वाई को रख करके ये निकाल सकते हैं कि यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा। और जब एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो ये भी निकाल सकते हैं कि वहाँ पे यहाँ सर पर रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव, इंडेक्स कितना हो? बिकॉज एक बार एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो उस पॉइंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मिल जाएगा। ठीक है ये चीज? यस सर। Yes, जी, sir। अगला एग्जांपल दे रहे हैं। अगेन एक रेक्टेंगुलर स्लैब उसी तरीके का, और पॉइंट ए ओरिजिन को डिफाइन कर रहे हैं। 0,0 इज पॉइंट ए, और now this time ray is coming along the x-axis. A ray coming along x-axis and refractive index is square root of 1 plus y to the power 3/2. यानी this time refractive index function of y है। refractive index function of y, और ये thickness given है आपको, मतलब ये distance given है 1 मीटर। सेम ही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है कि ये रे इस मीडियम में जब जाएगी और उसके बाद ऊपर वाले सरफेस से निकलेगी तो वहां का एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा। सर इस बार y एक्सिस पे नॉर्मल हो जाए। जिसका फंक्शन है एन फंक्शन ऑफ वाई दिएगा कि जिस जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस का फंक्शन है वो हमारे लिए नॉर्मल का काम करेगी। तो वाई एक्सिस को नॉर्मल मान लीजिए। पहले वेरीफाई करिए लाइट की बेंडिंग नॉर्मल की तरफ होनी है कि नॉर्मल से दूर होनी है। तरफ रिफ्रैक्टिव मतलब ये लाइट रे वाई एक्सिस की तरफ ही बेंड होगी, यस सर, Yes, y sir. बढ़ेगा तो n भी बढ़ेगा। यस क्योंकि जितना ज्यादा वाई उतना ज्यादा एन, यानी जितना ज्यादा ऊपर जाते जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता चला जाएगा, लाइट लगातार इसकी तरफ आती जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से बेंड करते हुए एंड फाइनली किसी पॉइंट से निकल जाएगी, ए पॉइंट से। ट्रेजेक्ट्री निकालनी है इसकी पहले तो, क्योंकि जब ट्रेजेक्ट्री निकालोगे तभी आप पॉइंट ए पर कोऑर्डिनेट निकाल पाओगे। और उसका रूल फिर वही सिमिलर प्रोसेस है। कोई भी एक पहले पॉइंट चूज कर लो, यहाँ पर कोई एक रैंडम पॉइंट एक्स, वाई, वहां पर टेंजेंट जो रे का डायरेक्शन देगा आपको, और अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस नाउ, बिकॉज वाई एक्सिस को नॉर्मल कह रहे हैं। उसके साथ कुछ थीटा एंगल मान ले, और फिर वही कंसेप्ट की एन साइन थीटा कांस्टेंट। तो यहां पर इस वाले पॉइंट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 प्लस वाई टू द पावर 3/2 एंड साइन थीटा। और इनिशियल पॉइंट पे जाएं, यानी कि पॉइंट ए पर जहां पर स्टार्ट हुए थे, तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुट वाई इक्वल टू 0, वाई 0 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट दिस पॉइंट इज 1 एंड साइन ऑफ थीटा, रे का वाई एक्सिस के साथ एंगल 90।
निकाल लेंगे साइन थीटा की वैल्यू। यस यस सर। उसको टेन थीटा में कन्वर्ट करिए, साइन थीटा के बाद टेन थीटा निकालिए। यस सर आगे 1/√5 यहाँ से की पावर 3/2। लेकिन अब की बार जो टेन थीटा आएगा ना उसको dx by dy लिखिए, क्योंकि थीटा वाई एक्सिस से ले रहे हैं इस बार। तो अब इसके बाद अपने आप करो, आप यहाँ से साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ वाई मिलेगा, उसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करके टेन थीटा निकालो, फिर उसको dx by dy करिए, और फिर इंटीग्रेट करके y और x के बीच में रिलेशन निकालते। x equal to 4 y raised to the power 1/4। क्या आंसर बता रहे हो? x x equal to 4 into y raised to the power 1/4। हो सकता है जो आंसर दिया है वो कुछ ऐसा दिया है, मतलब सब इंटीग्रेशन करने के बाद का जो आंसर है वो x⁴ by 256 इस तरीके का आंसर है। यस सर। तो उधर ले आएंगे, वही हो जाएगा सर। तो वो वही हो जाएगा उधर रहने पे। ठीक है, नाउ पुट y = 1 फॉर पॉइंट ए, फॉर द पॉइंट ए y = 1। x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इसका मतलब दिस कोऑर्डिनेट इज 4, 1, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर वही सब चीजें हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट दिस पॉइंट √2। वो तो y पता ही ना, √2 आ जाएगा। y तो पता ही है। कितना आएगा, मतलब 4⁵ करेंगे तो नहीं सर y को नहीं 1 सर, ये 1 आएगा। रखेंगे ना। y का फंक्शन। रखेंगे सर। अच्छा y को 1 रखेंगे, सर √2 आ जाएगा। यस सर। Yes. तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव, तो यहाँ पर लाइट y एक्सिस से कितने एंगल पर निकलेगी? तो यहाँ भी तो n sin थीटा कांस्टेंट करेंगे, सर तो पॉइंट टेंजेंट ए बना पर, लेंगे एक पॉइंट पे। तो और वैसे भी कहा लो पॉइंट पॉइंट ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, तो √2 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, तो √2 इंटू साइन थीटा शुड बी 45। 1 इंटू साइन 90, यानी कि y एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पर रे बाहर आएगी। ठीक है, बोलो आगे बताएं फिर। यस सर। हम्म अब इसका एक रिवर्स केस देखो, थर्ड केस, तीसरा एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल इस तरीके का है, अगेन रे कमिंग अलोंग एक्स एक्सिस और इज मूविंग ऑन अ पाथ, और अब की बार इक्वेशन ऑफ अ पाथ प्रोवाइडेड है, अभी गिवन है कि दिस पाथ इज y = x²। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, क्या आएगा इसका? फाइंड द वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी फंक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा यहाँ पर? उल्टा हो गया, पिछली बार फंक्शन दिए थे ट्रेजेक्टरी निकालने थे, अभी ट्रेजेक्टरी दी हुई है फंक्शन निकालना है। और अच्छा ये दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y का फंक्शन है, तो ये चीज क्वेश्चन में दी गई है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोइंग दैट इट इज फंक्शन ऑफ y, knowing that it depends on y?
सर वो डिफरेंशिएट करके tan थीटा वगैरह निकाल। बताओ आंसर, वेट कर रहा हूँ मैं आंसर का, बताओ पूरा आंसर बताओ। मैं इसलिए रुका हुआ हूँ कि अगर सॉल्व कर रहे हो तो आंसर बताओ पहले, फाइनल आंसर क्या आएगा वो बताओ। सर के रूट 1 + 4y अपॉन 2 रूट y, के कांस्टेंट है। तो क्या वो कांस्टेंट डिटरमाइन नहीं हो सकता? सर अगर शुरुआत का पता हो तो हो सकता है। तो चलिए आपको यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ओरिजिनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है मान लो, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। अब बताओ तुमने जो के बोला वो के कितना आएगा? सर तो पता नहीं, इनफाइनाइट आ रहा है क्योंकि अपॉन में भी y है ना। तो कहीं गड़बड़ है इसका मतलब, Yes, कुछ sir. वर्किंग में। प्रोसेस बच्चा वही रखो, फिर मैं बोल रहा हूँ आप कोई एक पॉइंट चूज कर लो जहां पर टेंजेंट बनाओ, कोई पॉइंट चूज करके टेंजेंट बनाओ, अगेन टेक अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, सर रूट फंक्शन 1 ऑफ + वाई। 4y है क्या? हाँ, एंड दिस एंगल इज थीटा। तो हमको करना क्या है, अब हर बार एक ही काम करेंगे। दिस 1 × sin 90 इक्वल्स टू, एट दिस पॉइंट सम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लेते हैं एट दिस पॉइंट, एंड देन साइन ऑफ थीटा। तो साइन थीटा 1/n हुआ √1 + 4y. जी। साइन थीटा को tan थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो tan थीटा इज 1/√n² - 1, एंड दिस tan थीटा इज बेसिकली dx/dy, एंड dx/dy यहाँ से मिल जाएगा यस सर √1 + 4y। 1/2x आ जाएगा, अगर x के फॉर्म में देखना चाहें। यस सर। तो अब इन दोनों को इक्वेट करके n x के फॉर्म में आएगा, बाद में x को फिर रिप्लेस करना होगा। तो जो आंसर बनेगा वो ऐसा होना चाहिए, द फाइनल आंसर आएगा n विल बी √1 + 4y। चेक करिए, चेक करके बताओ भैया यही आंसर है नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। ये आंसर ठीक। हटा दें, लिख लिया इसको? यस सर। जी। वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रियल लाइफ एप्लीकेशन, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रियल लाइफ एप्लीकेशन, मिरर्स फॉर्मेशन। मिरर्स फॉर्मेशन क्या होता है, कुछ पता है आपको? ये रियल लाइफ एग्जांपल में वो डेजर्ट में पानी ऐसा लगता है कि वो पानी है वहाँ पे. हाँ वही वाला कंसेप्ट। तो उसका रीजन मतलब हम लोग को 9th वगैरह 10th वगैरह में रीजन, थ्योरेटिकल रीजन तो बताते थे कि जब एक्सट्रीमली टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, मतलब समर्स की बात कर रहे हैं अगर, तो उसमें कहते थे, ये तो इवन आप डेजर्ट्स में क्या अपने यहाँ भी रोडों पे दिख जाता है, मई जून की गर्मी में। हाँ एयर सर, दिख के जाता है. टेम्परेचर की वजह से जो होता तो था। उसमें रीजन क्या बोलते हो कि आप जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होते हैं तो हमको वर्चुअली ऐसा लगने लगता है कि जमीन पे पानी है, ऐसा लगता है कि रोड पे आगे पानी है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ कोई पानी वानी नहीं होता। तो और डेजर्ट्स वाला कंसेप्ट तो दूसरा है। डेजर्ट वाले कंसेप्ट में तो ये कहा जाता है कि कोई अगर कोई ट्री वगैरह है, कोई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोल है, तो उसकी एक इमेज हमको दिखने लगती है अंदर। क्या रीजन बताएंगे उसमें यार, क्या हो जाता है मतलब कि डेजर्ट्स में कि अगर कोई एक
ट्री टाइप का चीज मान लें, और तो कहते हैं कि जब दूर से आते हैं तो बंदे को ऐसा लगता है सर कि वो अलग अलग लेयर्स इसका रिफ्लेक्शन एयर दिखता है, की तो उसको अलग अलग हाँ, हीट air हो के अलग जाती अलग हैं तो temperature पे वो रिफ्रैक्टिव density इंडेक्स फर्क अलग अलग होती हो है। जाता है। कहाँ तो कहाँ पर refractive index कहाँ पर अलग होता है। टेम्परेचर ज्यादा होता है, कहाँ पर एयर, क्योंकि गर्म हवा जो होती है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और Yes, कोल्ड sir. एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऊपर ऊपर जो एयर की लेयर होंगी वो ठंडी होंगी कि गर्म होंगी, और नीचे वाली लेयर के कंपेयर में। गर्म ऊपर वाली गर्म होगी। गर्म होंगी सर। अच्छा, यहाँ हॉट एयर की लेयर्स होंगी, यहाँ पर रिलेटिवली कोल्ड एयर होगा। हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, तो ये वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हुआ ना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Yes, टेम्परेचर sir. के साथ बदल रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अगर यहाँ जैसे ट्री के टॉप मोस्ट पॉइंट से, मतलब इसमें एयर की लेयर्स होती है। आप कह सकते हो लेयर ऑफ एयर है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो ऊपर अगर हॉट एयर है, जैसा आप लोग कह रहे हो कि ऊपर ऊपर एयर हॉट होती है और नीचे कोल्ड होती है, तो ऊपर डेंसिटी कम होगी, नीचे डेंसिटी ज्यादा होगी। Yes, sir. तो अगर ऊपर डेंस मीडियम है और नीचे ऊपर का टेम्परेचर ऊपर ज्यादा कम है, डेंस है। तो यहाँ कम डेंसिटी है और नीचे ज्यादा डेंसिटी है। तो ऊपर रेरर मीडियम हुआ, नीचे डेंसर मीडियम हो गया। क्या कोई रे रेरर से डेंसर जाते वक्त रिफ्लेक्शन का काम करेगी? नहीं सर, डेंसर से लेयर जाती है तब टीआईआर का केस बनता तो है। आप लोग का कहाँ पर कंसेप्ट गड़बड़ हो रहा है जानते हैं? रेत ज्यादा गर्म होएगी। सिंपल से बालू ज्यादा सर गर्म होता वही है। हमने शुरुआत में जमीन बोला था, फिर हम चुप हो यस गए, सर, मेरा वही ये क्या हो गया? Yes, ताकि sir. बोले ऊपर गर्म होगा तो। नहीं तो चुप हो हम तो गए। चुप बैठे हैं, हम तो सुन रहे हैं कि खाली लोग क्या कह रहे हैं, मतलब सर हम छत पे जाके देखने वाले थे। बैठ कर देखो। अभी कहाँ गर्मी का मालूम चलेगा? मई जून के आसपास रोड पे बैठ के देखो जरा। पैंट वैंट उतार के बैठो जरा, फिर मालूम चलेगा कि गर्मी है कि नहीं। यही हो जाए सर बस। हाँ, उसके बाद बैठेंगे। उल्टा होता है एक्चुअली, इधर टेम्परेचर ज्यादा क्योंकि डेजर्ट्स में एक्चुअली क्या होता है कि जो सैंड होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तो इधर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पर रेरर मीडियम, ऊपर डेंसर मीडियम्स होते हैं। डेंसर, और जैसे जैसे नीचे जाते हो रेरर होता है। तो होता क्या है कि जो कोई लाइट रे अगर ऊपर से आएगी, मतलब टॉप साइड से कोई भी एक लाइट रे अगर आए, ये वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, तो लगातार वो एक कर्व फॉलो करती जाएगी, ट्रेजेक्ट्री बनती जाएगी, और ट्रेजेक्ट्री ऐसी होगी कि वो कहीं ना कहीं जा करके रिफ्लेक्शंस देगी। एक तो कर्व पाथ बनेगा, और कर्व पाथ के अलावा किसी पॉइंट पर रिफ्लेक्शंस भी होगी। तो अगर यहाँ पर कोई पर्सन की आईज वगैरह होंगी, सम आईज यहाँ पर हो, तो उसकी आंखों में जो रेज आ रही है, उस पर्सन की आंखों में जो रेज आएगी, उसका एक वर्चुअल फीलिंग ऐसे आएगा कि वो रे जमीन के नीचे से आ रही है। इट इज समथिंग लाइक प्लेन मिरर टाइप की चीज। और इस ट्री की एक इन्वर्टेड इमेज, इस ट्री की कुछ इस तरीके की इन्वर्टेड इमेज उसको नीचे के साइड पर वर्चुअली फील होती है। तो उसको ऐसा लगता है कि यार इसकी इमेज बन रही है। तो इमेज हमेशा पानी में बनती है, पानी में रिफ्लेक्शन दिखते हैं। तो यहाँ पर वाटर का एक फॉल्स अपीयरेंस, और इसका जस्ट रिवर्स फिनोमिना एक होता है लूमिंग इफेक्ट। ये कोल्ड एरियाज में, मतलब उन कंट्रीज में जो एक्सट्रीमली कोल्ड है, वहां उल्टा होता है, वहां जमीन की चीज हवा में दिखती है। मतलब बोट चल रही हो पानी में, तो ऐसा लगता है कि आसमान में उल्टी बोट चल रही है। सर उसी को तो सैंटा क्लॉज नहीं समझ लिया इन लोगों ने। हो सकता है वहाँ उन्हीं कंट्रीज में होता भी है सब। अमेरिका साइड की कंट्री में वही ठंडी ज्यादा पड़ती है। हम लोग के यहाँ तो इतनी ठंडी होती नहीं ज्यादा कोई।
ये ठंडी मतलब उतनी ठंडी की बात कर रहे हैं, -20 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री अच्छा, सेल्सियस। जब लेक वगैरह जम जाता है। उससे भी नीचे है वो, तो फिर भी कश्मीर में मिल जाएगा तुमको अपने। ये वाले होते हैं ना सब कंट्रीज, जापान वापान शायद ठंडे कंट्री नहीं है, ये गर्म नहीं कंट्री सर, है। नॉर्वे वगैरह है। यूरोप में। यूरोप में। फिनलैंड। यूरोप में है सर। तो ये सब लूमिंग उधर की तरफ, उल्टा इफेक्ट है, अपने यहाँ तो सब बालू बालू है। खैर, तो इसका न्यूमेरिकल बनता है। ये तो देखो रियल लाइफ है, तो हम कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोई हाइपोथेटिकल कंसेप्ट नहीं है, हमारे रियल लाइफ में हो रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम बनाई जा रही है। तो इसका एक प्रॉब्लम और बना सकते हैं यहाँ पर, इस टाइप का क्वेश्चन लेकर के कि ऐसा ये पॉइंट निकालने को दे सकते हैं जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में दिखा रहा हूँ, ये तो एक्चुअल फॉर्म है ना, न्यूमेरिकल फॉर्म में। सपोज दैट अगेन इसी टाइप का कोई न्यूमेरिकल ले कि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, let's say it is some kind of function of y, or light ray coming along this direction parallel to x axis, या कोई और एंगल दिखा देते हैं अपने टुकिए। सपोज लाइट रे कमिंग एट एन एंगल ऑफ सम थीटा, थीटा नॉट, और ये फंक्शन भी ऐसा होना चाहिए जो मिरर्स फॉर्मेशन में हुआ था, कि मिरर्स फॉर्मेशन में क्या हुआ था, जिस तरफ ऊपर से नीचे रे जा रही थी और नीचे की तरफ रेरर होना चाहिए, मतलब यहाँ ऊपर के साइड रेरर होना चाहिए, मतलब ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो कोई, से फॉर एग्जांपल 1/1 + y² टाइप की चीज। मैं ऐसे रैंडमली एग्जांपल चूज किया मैंने इसको, 1/1 + y², विच मीन्स कि जैसे जैसे y बढ़ेगा, 1 की जगह कुछ और कर ले, पता नहीं आंसर गड़बड़ ना हो जाए, 4 कर लेते हैं, 4/1 + y²। तो जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे वैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होती जाएगी, तो यहाँ डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ डेंसिटी कम होगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन के लिए ये मैंडेटरी कंडीशन है कि डेंस टू रेरर मीडियम चाहिए। तो ये लाइट रे भी आपका ऐसे ही होगा, बिकॉज n फंक्शन ऑफ y है, तो y एक्सिस हमारा नॉर्मल बन जाएगा, और क्योंकि ऊपर रेरर मीडियम हो रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल्स होते जाएंगे, तो ये लाइट रे लगातार y एक्सिस से दूर होती जाएगी, कंटिन्यूसली y एक्सिस से दूर होता जाएगा, और एक पॉइंट पर जाकर के रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा ये। तो हमें ये y पूछते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट। बेसिकली मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट का मतलब वो कोऑर्डिनेट होता है जहां पर लाइट रे का रिफ्लेक्शन होगा। तो दो तरीके हैं, या तो हम ट्रेजेक्टरी सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि या तो हम इसकी ट्रेजेक्टरी सॉल्व कर लें, यानी कि y और x में रिलेशन निकाल लें, और y और x का रिलेशन निकाल करके कैलकुलस का मैक्सिमम मिनिमम लगा दें कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y dy/dx विल बी 0, या तो कुछ इस तरीके की चीजें कर ले। सिंपली n sin थीटा भी करते हैं। हाँ, एंड सपोज थीटा नॉट 30 डिग्री मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। ऑल्टरनेट तरीका क्या हो सकता था, n sin थीटा कांस्टेंट कर दीजिए, तो जहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस फॉर विच y वैल्यू इज 0, so refractive index at this point will be 4 into sin of theta, रे का y एक्सिस से एंगल, और जहां पर रिफ्लेक्शन हो रही है यहां पर टेंजेंट, बिकॉज टेंजेंट रे की डायरेक्शन और नॉर्मल y एक्सिस हुआ, सो 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री। So this is refractive index 4/1 + y² into sin of 90 डिग्री। चेक कर लेते हैं y की क्या वैल्यू है। पूछ क्या y बताएं जल्दी, कितना आएगा y? फिर 1 आ रहा है। 1 और y is the maximum value जहां पर रिफ्लेक्शन होगी।
सर एक डाउट है इसमें। पूछो जल्दी। सर हम ये कैसे बोल सकते हैं कि वाई एक्सिस ये जो रे होगी मैक्सिमम पॉइंट पर एक्स एक्सिस के पैरेलल ही होगी? हो सकता है किसी वहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके रेस्पेक्ट में किसी थीटा सी एंगल पर यही पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब जब पूरा पैरेलल वाला केस ना बने। सर dy by dx 0 होगा ना y मैक्स पे, तो उससे भी समझ सकते हैं 0 डिग्री एंगल आना चाहिए x एक्सिस से। एक्चुअली इसमें क्रिटिकल एंगल जो तुम सोच रहे हो ना, क्रिटिकल एंगल वेरिएबल नहीं है यहाँ पर। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार बदल रहा है, तुम ये सोच रहे होगे कि हो सकता है किसी 60-70 डिग्री टाइप के एंगल पर रिफ्लेक्शन हो जाए। यस सर, वो ये सोच रहा था। तो ये होगा नहीं एक्चुअली, ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? अगर आप इस मीडियम को कई सारे बहुत मतलब थिन लेयर्स में डिवाइड कर दो, पतले पतले लेयर्स में, यानी स्लाइसेस में डिवाइड करिए, नेग्लिजिबल थिकनेस की स्लाइसेस में, तो अगर कहीं पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n है किसी पॉइंट पर, तो उसके ऊपर वाली स्लाइस पर n प्लस dn होगा, सॉरी n माइनस dn। यस सर। तो अगर हम इस इंटरफेस पर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालना भी चाहें किसी पर्टिकुलर, मतलब y की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर, y की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर आप क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट भी करना चाहोगे फॉर्मूले से, तो ये क्या होगा? y की उस पर्टिकुलर वैल्यू के जस्ट ऊपर क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और y की उस पर्टिकुलर वैल्यू के जस्ट नीचे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यस सर। यानी कि हम क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट सम y प्लस डेल्टा अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट सम y माइनस डेल्टा, जिसमें डेल्टा टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। यस सर। जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ये। तो जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट और राइट हैंड साइड की लिमिट से सेम आती है। यस सर। किसी भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए फंक्शन x माइनस डेल्टा और फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा अंडर द लिमिटिंग कंडीशन डेल्टा टेंडिंग टू 0, कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए? साइन थीटा सी 1 बन जाएगा एक तरह मतलब ये दोनों बराबर आनी चाहिए, तभी तो फंक्शन Yes. की कंटिन्यूटी आएगी। यस सर। तो ये दोनों फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम आएंगे, तो किसी भी y की वैल्यू पर क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री ही बनेगा। और ओके सर। इसीलिए जब लाइट रे नॉर्मल से 90 डिग्री पे होगी तभी रिफ्लेक्ट होगी। हुआ डाउट क्लियर? यस सर। एन साइन थीटा पे भरोसा रखो भाई साहब, एन साइन थीटा बहुत काम की चीज है। इन टाइप के क्वेश्चंस में तो बहुत, एग्जाम में ये मत सोचने बैठ जाना चाहिए, फालतू का टाइम चला जाएगा। ठीक, आगे बढ़े हम, अगर अलाउ करो तो भैया आगे बढ़ जाए। यस सर। यस सर। यस सर। धन्यवाद। नाउ स्लैब के बाद अगला नंबर आता है, आफ्टर स्लैब रिफ्रैक्शन बाय द प्रिज्म। रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म मान लेते हैं। तो प्रिज्म भी दो 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 सरफेसेस होती हैं, दो प्लेन सरफेसेस, लेकिन उन दोनों प्लेन सरफेस के बीच में कोई एंगल बनेगा। तो हम ट्रायंगुलर प्रिज्म मान के चल रहे हैं यहाँ पर इस तरीके का। देखा होगा लैब में कभी कि नहीं देखा है? देखा है ग्लास सर। देखा है सर। मोस्टली जो लैब में प्रिज्म होते हैं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में होते हैं, 60 डिग्री एंगल बने। तो यहाँ पर दिस एंगल कैपिटल ए नोन एज प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल बेसिकली किसको बोलते हैं ना, कि जब कोई लाइट रे किसी दो सरफेस पर रिफ्रैक्ट हो,
अगर इन दो सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा तो इन दोनों के बीच का एंगल, अगर कोई लाइट रे इस सरफेस के बाद इधर वाले सरफेस पे जा रही है, इस सरफेस के बाद इस सरफेस पे, तो फिर ये हमारे लिए प्रिज्म एंगल है। अगर कोई लाइट रे इधर से आए और इस सरफेस के बाद इस वाले सरफेस पे चली जाए, नाउ दिस एंगल इज प्रिज्म एंगल। यानी इसको प्रिज्म एंगल के अलावा रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं। रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से नहीं है। रिफ्रैक्टिंग एंगल इज नॉट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब हुआ एंगल बिटवीन द टू सरफेसेस वेयर रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। उन दो सरफेस के बीच का एंगल जहां रिफ्रैक्शन होगी। तो हम इन दो सरफेस को मान रहे हैं, ये भी ए हो सकता है, ये भी ए हो सकता है, डिपेंड करता है कौन से दो सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रही है। एंड नाउ सपोज कि ऐसे प्रिज्म में हम लोगों ने कोई एक लाइट रे इंसिडेंट करवाई, कैपिटल आई इंसिडेंट रे एट सम एंगल स्मॉल आई विद द नॉर्मल, मतलब सरफेस 1 के नॉर्मल से आई एंगल पर कोई रे इंसिडेंट हुई। रिफ्रैक्शंस की वजह से, मतलब इस सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होगा उसकी वजह से ये लाइट सपोज नॉर्मल की तरफ चली गई एट सम एंगल R1, फिर ये लाइट रे दूसरे सरफेस पे जाएगी और वहां के नॉर्मल के साथ इसका कुछ एंगल बनेगा सपोज R2, और उस सरफेस से जब वो लाइट रे बाहर निकलेगी इमर्जेंट रे, देन दिस इज सम एंगल E फॉर इमर्जेंस, I फॉर इंसिडेंस, E फॉर इमर्जेंस एंड R1 R2 इनसाइड वाले एंगल्स। एज्यूम कर रहे हैं कि प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म की मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NP है और दोनों साइड के सराउंडिंग्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NS, मतलब होमोजेनियस सराउंडिंग ऑन बोथ साइड, ये मान के चल रहे हैं। न्यूमेरिकल्स में ये भी हो सकता है कि प्रिज्म के लेफ्ट साइड एयर हो और प्रिज्म के राइट साइड वाटर हो, डिफरेंट सराउंडिंग्स भी न्यूमेरिकल्स में हो सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में ऐसा भी हो सकता है कि half of the prism has some other refractive index and other half प्रिज्म का ही दूसरा हाफ किसी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो। ये सब चीजें न्यूमेरिकल में पॉसिबल है। तो उनको हम जनरलाइज तो नहीं कर सकते, मतलब इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को जनरलाइज डेरिवेशन नहीं की जा सकती, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन एग्जाम में ही करना होगा। और इसमें मैक्सिमम हमें डेविएशन पूछा जाता है। प्रिज्म के केसेस में मैक्सिमम जो चीज पूछी जाती है वो होती है कि लाइट रे कितने एंगल से डेविएट हुई है। जो सबसे मेजर क्वेश्चन आता है एंगल ऑफ डेविएशन का। तो जो हमारा पहला वाला रिफ्रैक्शन है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, वहां पर इंसिडेंट वाला वेक्टर, इंसिडेंट वेक्टर और रिफ्रैक्टेड वेक्टर एट द फर्स्ट सरफेस, तो हम इंसिडेंट वेक्टर को एक्सटेंड कर देते हैं और दिस एंगल इज डेविएशन एट द फर्स्ट सरफेस Δ1, और सेकंड वाली सरफेस पर एंगल ऑफ डेविएशन निकालोगे अगर, तो वो सेकंड सरफेस की इंसिडेंट रे और सेकंड सरफेस की रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे एट द सेकंड सरफेस, रिफ्रैक्टेड रे एट द सेकंड सरफेस, इनके बीच का एंगल होगा वो। उसके लिए इस लाइन को भी एक्सटेंड करके इसको Δ2 कह दें। और ओवरऑल डेविएशन जो होगा, मतलब कंप्लीट डेविएशन होता है इंसिडेंट वाला वेक्टर और इमर्जेंट वाले वेक्टर के बीच का एंगल। तो इंसिडेंट वेक्टर आगे एक्सटेंड हो रहा है और इमर्जेंट वेक्टर को भी बैक साइड एक्सटेंड कर दे अगर, तो ये हमारा टोटल नेट डेविएशन कहलाएगी, डेल्टा टोटल डेविएशन। जो मैथ की प्रॉपर्टी से आराम से ये प्रूफ किया जा सकता है कि दिस टोटल डेविएशन इज Δ1 प्लस Δ2। Δ1 plus Δ2 वो इजीली प्रूफ कर सकते हैं बिकॉज इसे Δ2 के अपोजिट भी Δ2 वो बनेगा भी सेम ही होगा और वो एक्सटीरियर और एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल बराबर सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। और Δ1 और Δ2 की वैल्यूज अगर इंडिविजुअल तरीके से देखी जाए तो Δ1 इज बेसिकली I माइनस R1
and delta 2 is this angle delta 2 is E minus R2, which is I plus E minus times R1 plus R2. यहाँ तक का बताएं, Yes, sir. सिंपल। Yes. और एक और चीज प्रूफ हो जाएगी कि R1 R2 और एंगल ए में एक रिलेशन है। इसको अगर हम कोई नाम दे दें, सपोज M, इसको N और इसको कोई P नाम दे देते हैं। इसको जरा अपने आप करो यार। एंगल P M N, P M N, ये एंगल 90 माइनस R1 लिख सकते हैं। Yes, sir. ये लाइन नॉर्मल है। और ऐसे ही P N M, ये 90 माइनस R2 90 minus R2. और सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। A equal to R1 plus R2. R1 plus R2 इस हो जाए. प्रॉपर्टी को यूज करोगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करके जब डेरिवेशन करेंगे तो आपको एक डेरिवेशन ये मिलेगा कि R1 प्लस R2 इज कमिंग इक्वल्स टू कैपिटल A। Yes, sir. ये मैं नहीं कर रहा यार, अपने आप कर सकते हैं। Yes sir, वो ऐसे ही आ गया. Yes, sir. So now delta will become I plus E minus of A। ये पहला फॉर्मूला है जिस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। डेल्टा इज I plus E minus E। ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद हम लोग को एक्चुअली डेविएशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होती है मिनिमम डेविएशन, जिसमें न्यूमेरिकल हमारे जो बन रहे हैं वो एक्चुअली डेविएशन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल डेविएशन बाय द प्रिज्म। मिनिमम डेविएशन क्या बन सकती है? तो आप थोड़ी सी जरा वर्किंग देखो, आप स्नेल्स लॉ यूज करने जा रहे हैं। पॉइंट एम पर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ का स्नेल्स लॉ पॉइंट एम के लिए साइन आई अपॉन साइन R1 NP अपॉन NS, साइन आई अपॉन साइन R1 विल बिकम NP अपॉन NS। होगा ये? Yes sir. Yes, sir. साइन आई अपॉन साइन R1 इक्वल्स टू NP अपॉन NS। यहां से एंगल R1 की वैल्यू, यहां से एक काम करेंगे, अरे NP बाई NS को कुछ फिलहाल तो N मान लो, आप बाद में इसको रख देंगे, एडजस्ट कर देंगे बाद में। यहां से हम R1 की, यहां से एंगल I की वैल्यू लिख सकते हैं साइन इनवर्स एंगल I की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ N मल्टीप्लाइड बाय साइन R1। दूसरा स्नेल्स लॉ पॉइंट N पे लगा, सेकंड स्नेल्स लॉ यहां वाले रिफ्रैक्शन के लिए साइन R2 अपॉन साइन E इक्वल टू साइन R2 1 by अपॉन साइन E इक्वल टू 1 by NS अपॉन NP विच इज 1 by N। और यहां से एंगल E की वैल्यू sin वो आएगी inverse n into sin R2. N साइन R2। और हम एक काम और करेंगे, चलिए फिलहाल तो R2 ही लिख देते हैं, बाद में देखेंगे। Now the deviation is I plus E minus A। So this delta equals to sin inverse of N sin R1 value of I plus value of E this minus A। सही है चीज? Yes, sir. Yes. हम लोग को चाहिए कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, क्राइटेरिया फॉर मिनिमम डेविएशन चाहिए होता है कि इस प्रिज्म के थ्रू मिनिमम डेविएशन कब आएगी। तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल R1 है और एक वेरिएबल R2 है, बट एक्चुअली ये दोनों वेरिएबल्स
दो अलग वेरिएबल नहीं कहे जा सकते। यस सर, एक को दूसरे के टर्म्स में लिख सकते हैं। हाँ, R2 को R1 के फॉर्म में ला सकते हो या फिर R1 को R2 के फॉर्म में ला सकते हैं। और अगर हम ये कर देना तो यहाँ पर R2 हट जाएगा। बेसिकली R2 की जगह हम लिख सकते हैं A minus R1, so only single variable is R1। और मिनिमम डेविएशन के लिए फॉर डेल्टा मिनिमम कंडीशन ये लगाएंगे कि दिस D डेल्टा बाई D R1 इक्वल टू 0 वैल्यू। ये अगर R2 के फॉर्म में लिखते तो R2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 होता। आ रही बात समझ में आता? Yes, यस sir. सर। और थोड़ी बुद्धि लगाओ अपनी। अगर हिम्मत हो, पहली बात तो बुद्धि से पहले हिम्मत हो अगर, तो इसको डिफरेंशिएट करे, और नहीं तो एक लॉजिकल तरीके से भी सोच सकते हैं। भाई एक तो इस तरीके से है कि प्रॉपर मैथ लगाई जाए, एक होती है थोड़ी स्मार्टनेस के साथ काम किया जाए, और वो क्या है देखिए। हम इसे डेविएशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सर साइन n इनवर्स, sin R1 सुनिए तो वो n है साइन sin A माइनस R2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ n साइन R2 माइनस A, ऐसे भी तो लिख सकते थे, चाहे R1 के फॉर्म में लिखें चाहे R2 के फॉर्म में लिखें। और यहां से कहते हैं कि फॉर मिनिमम डेविएशन D डेल्टा बाई D R2 ये 0 होना चाहिए। तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे नहीं एक्चुअली। हमें ये पता है कि इस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन 0 आना है और इस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन 0 आना है, और दोनों फंक्शन दिखने में एक जैसे हैं। जो टर्म यहाँ R1 के फॉर्म में है ऐसी ही टर्म यहाँ पर R2 के फॉर्म में है, और जो टर्म यहाँ पर A माइनस R1 के फॉर्म में है वैसी टर्म यहाँ पर भी है। तो दोनों फंक्शंस बिल्कुल सिमिलर फंक्शंस कह सकते हो। यस सर। तो दोनों का डेरिवेटिव कैसे 0 हो सकता है? मतलब अगर इसका भी डेरिवेटिव 0 हो रहा है और इसका भी डेरिवेटिव 0 हो रहा है, सेम वैल्यू ऑफ सर R1 किसी and जनरलाइज्ड है। इसका मतलब कि ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हो। यस सर। Yes, sir. यानी कि R1 और R2 सेम वैल्यूज हो तभी हो सकता है, ये और कोई तरीका तो है नहीं। यस सर। So that is the criteria of minimum deviation, that R1 should be equals to R2। क्योंकि अगर R1 R2 सेम वैल्यूज नहीं होंगी तो दोनों सिमिलर फंक्शन का डेरिवेशन दोनों सिमिलर फंक्शंस की डेरिवेटिव सिमिलर कंडीशंस में 0 नहीं आएगी, और फंक्शन देखने में एक जैसे ही है। तो जब देखने में फंक्शंस एक जैसे हैं तो उनके डेरिवेटिव भी सेम वैल्यू पर 0 आने चाहिए। मतलब R1 की जिस वैल्यू पर ये डेरिवेटिव 0 आएगा, R2 की उसी वैल्यू पर ये डेरिवेटिव भी 0 आएगा। सो लॉजिकली कह सकते हैं कि R1 शुड बी इक्वल टू R2। क्राइटेरिया फॉर मिनिमम डेविएशन बोलिए। यस। Yes. बाकी जिसको और बहुत ज्यादा मैथ आती है तो भाई डिफरेंशिएट करके प्रूव कर लो। और हम लोग कह रहे हैं कि R1 और R2 बराबर आएंगे, और जब R1 R2 बराबर आएंगे तो R1 इक्वल्स टू R2 एंड दे शुड बी A/2। और when R1 and R2 are equal, R1 and R2 are same values, I and E will also be equal। यानी इस प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन तब आएगा जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो और A/2 हो, और इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल वो भी बराबर हो। मतलब जो यहाँ हुआ एग्जैक्टली उसका रिवर्स हो जाए, जिस एंगल पर आए थे उसी एंगल पर बाहर निकले, और इनसाइड के ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हों, एंड इसका हाफ वैल्यू है, ऊपर का जो भी एंगल है उसका आधा यहाँ पर आधा यहाँ पर। ये क्राइटेरिया होता है प्रिज्म के मिनिमम डेविएशन के लिए।
So finally, for minimum deviation, delta minimum, the conditions are R1 should be equals to R2 should be A by 2, and I should be equals to E and should be equals to R1 को A by 2 पुट कर लेंगे तो it becomes sin inverse of n sin A by 2. उसमें n क्या है ध्यान दीजिएगा, जो n लिखा है यहाँ पर वो n बेसिकली हम लोगों ने इसको डिफाइन किया था np by ns को, तो वापस उसी तरीके से लिख देते हैं। बड़े सीधे क्वेश्चंस आते हैं, सीधे सीधे फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। ये दो कंडीशंस हैं, ये वाली याद कर लोगे तो ये वाली वैसे भी स्नेल्स लॉ से आ जाएगी, क्योंकि ये रिलेशन स्नेल्स लॉ से बना हुआ है। तो अगर हम सिर्फ इतना भी याद कर लें कि ये a by 2 है, तो अगर ये एंगल a by 2 है तो यहाँ वाला एंगल निकाला जा सकता है स्नेल्स लॉ लगा करके, और ये भी a by 2 है तो इधर वाला एंगल भी स्नेल्स लॉ से निकाल सकते हैं। दिस इज फॉर मिनिमम डेविएशन। और इसके पहले हमने एक रिलेशन डेवलप किया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है प्रिज्म का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पर न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, ये वाला पोर्शन। एंड नाउ हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था कि डेल्टा वाज आई प्लस ई माइनस ए, तो ये तो जनरलाइज फॉर्म है, चाहे डेविएशन मिनिमम हो या ना हो। फर्क सिर्फ इतना है कि मिनिमम डेविएशन पर आई और ई की वैल्यू सेम आएगी, और मिनिमम डेविएशन नहीं होने पर आई और ई में से कोई एक वैल्यू ज्यादा होगी, कोई एक वैल्यू कम होगी। तो अगर हम मिनिमम डेविएशन देखना चाह रहे हैं तो मिनिमम डेविएशन को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ आई माइनस ए, बोले Yes, sir. Yes. Yes. so you can say that I equals to a plus minimum deviation divided by 2. और ये वाला i अगर हम यहाँ पर रख दे, मतलब कि a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 एट दिस प्लेस, और इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, मतलब साइन इनवर्स ऑफ दिस, ये जो पूरा टर्म है ये टर्म इक्वल टू a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, दिस टर्म इक्वल टू दिस टर्म। तो एक रिलेशन बन जाता है दैट np बाई ns इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 एंड डिवाइडेड बाय साइन a बाई 2। अपने लेवल पर Yes, चेक sir. करेंगे, एंड नोन एज प्रिज्म फॉर्मूला। टर्म 2 आप लोग का सब्जेक्टिव होना है, ध्यान रखिएगा, ये सब डेरिवेशन आती है। np by ns बराबर साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, दिस इज कॉल्ड एज प्रिज्म फॉर्मूला, जिसका न्यूमेरिकल भी। तो न्यूमेरिकली क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है बता दे रहे हैं आपको। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो बस ये याद रखो आपकी मिनिमम डेविएशन पर ये बराबर है, बाकी चीजें अगर ना भी याद होंगी तो स्नेल्स लॉ से ऑन द स्पॉट बन जाती है। तो सर अगर डेरिवेशन करनी पड़ी तो वहां तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। क्यों बोर्ड में नहीं, बोर्ड का डेरिवेशन सुनोगे तो भी हंसोगे। अगर आप अपने एनसीईआरटी या कोई और डेरिवेशन उठाइए ना, तो मिनिमम डेविएशन को बड़े हजूर स्टाइल में प्रूव किया गया है। क्या हाँ जी, तो डायमेंशन से कर दिया क्या? ना ना उससे नहीं किया है, मतलब क्या मजाक किया बता रहा हूँ आपको भी। देखिए वो किस तरीके का मजाक हुआ है वहां पर। डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए लिखा है, जी सर। Yes, sir. लॉजिक क्या दिया है, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। वो कहते हैं कि अब मेरे को थोड़ा मतलब हमें भी, हम लोग भी पहले इसको करते थे, लेकिन धीरे धीरे बात नहीं समझ में आया यार किसमें गलती है। वो ये कह रहे हैं कि जो i प्लस ई है इज ऑलवेज मोर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट आई इंटू ई, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन। Yes. सो मिनिमम ऑफ i प्लस ई Equal हो जाएगा। i इक्वल टू ई।
तो जब आई प्लस ई मिनिमम होगा तो डेल्टा मिनिमम हो जाएगा, ये लॉजिक है। मतलब ए पे कोई ध्यान ही नहीं दी। नहीं, ये तो कांस्टेंट है ना, प्रिज्म एंगल तो कांस्टेंट है, इसमें तो वैसे भी कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट वैल्यू होगी। बट हमें अभी ये श्योर नहीं है कि एम मोर देन जीएम की प्रॉपर्टी किसी भी दो नंबर में लगा सकते हैं क्या। नेगेटिव नंबर्स के लिए, मतलब दो नंबर जो अपोजिट साइन के हो उनके लिए नहीं लगा सकते। अगर दोनों पॉजिटिव साइन के हैं तो हाँ तो लग जाता है। तब तो लगा सकते हैं। तब लग तो हो सकता है ऐसे सही हो। सर पर यहाँ पे माना है ना फिर कभी ना कभी कि आई ई आई की इक्वल होगा, अगर इक्वल ही ना हुआ कभी तब थोड़ा ना हो सकता है ऐसा। अब पता नहीं है, देखो जो भी हमें श्योर नहीं है कि इस मेथड में क्या सही है, हो सकता है ये भी सही हो। मैथ में कुछ भरोसा नहीं होता यार, कौन सा मेथड कब काम कर रहा है। ऐसे देखने में कोई गलती दिखती नहीं है इसमें। और हमारे लिए तो अच्छा ही, अगर आ गया तो लेकिन छोटा सही है। नहीं, लेकिन छोटा, हाँ तो बोर्ड में यही काम करते हैं, लेकिन हमें जहाँ तक डाउट इसमें ये आ रहा है, मतलब मैथ के हिसाब से मेरे को एक डाउट आ रहा है। हम लोग को अपने टाइम की कुछ चीजें याद रहती हैं। ये जो ई है वो आई का ही फंक्शन है। यस सर, आई चेंज करेंगे ये भी चेंज हो भाई जाएगा। एंगल ई जो है और आई दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो है नहीं कोई। तो हम तुम लोगों से ये जानना चाह रहे हैं कि अब मैथ में ऐसा कभी रूल होता है क्या कि दोनों, अगर दो नंबर्स में एक नंबर दूसरे नंबर का ही फंक्शन हो तो उनमें भी एम जीएम की प्रॉपर्टी लगती है। देखना पड़ता है कि सर मतलब जो वैल्यू निकल के आ रही है वो वैलिड है कि नहीं है, देखना पड़ता है सर। नहीं, ए और बी आर टू नंबर्स, बी इज फंक्शन ऑफ ए। हमारे हिसाब से ए एम जी एम प्रॉपर्टी तब लगाई जाती है जब ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे के। नहीं सर, ऐसा कंपल्जन नहीं है। वो मतलब वैल्यू जब निकालते हैं ना मिनिमम, तो उसके बाद देखना पड़ता है कि बी की जो वैल्यू आ रही है वो वैलिड है कि नहीं ए के टर्म्स में, ऐसा होता है सर। चेक कर लेना, हो सकता हो तो भाई हमें थोड़ा ही बहुत याद है, पूरा याद भी नहीं है अभी। मतलब जो सर भी यहाँ है, पे हम लोग को कंफर्म होना चाहिए कि ई इक्वल टू आई हो सकता है कि नहीं। अगर हो सकता है फिर तो सोल्यूशन इनका सही है। यस सर। तो होगा तो है ही, तो मान लीजिए होगा। जी सर, जी सर। ठीक है, जैसे करना है करो यार, हमें क्या करना है। तो ये तो हो गए अपने कुछ क्वेश्चंस जो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन सुनोगे तो मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल देता हूँ, जैसे किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं वो देखो। क्वेश्चन बोलूं? जी सर। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 हैज a refracting angle 60 degree, has a refracting angle 60 degree. Find angle of incidence for a minimum deviation. Find angle of incidence for a minimum deviation. सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया है। √2 square root of 2, रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री, और एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहे हैं, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन। ये चीज आई पूछ रहे हैं। एन दिया है, 45। एन दिया है √2, और मिनिमम डेविएशन के लिए R1 को a/2 रखना पड़ेगा। एक इस तरीके के क्वेश्चन सुनते हैं, हो जाएगा 45 डिग्री। यस सर। यस सर, साइन इनवर्स 1/√2। ये कैसा क्वेश्चन आ रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे। और फिर पूछे ऑल्सो फाइंड मिनिमम डेविएशन, ऑल्सो फाइंड द मिनिमम डेविएशन। 30। सर आई ई बराबर है ए, पता ही है। ये वाला डेल्टा मिनिमम 2i - a, ए पता है, आई पता चल गया। 30 डिग्री होगा।
मैं कह रहा पूरा फॉर्मूले का गेम है ये। प्रिज्म का चैप्टर रिलेटिवली आसान होता है क्योंकि इसमें सिर्फ फॉर्मूले होते हैं। एक और देखिए क्वेश्चन, अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया हुआ है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 एंड गिवन दैट minimum deviation is equal to refracting angle, minimum deviation is equal to refracting angle. Find the refracting angle. Find the refracting angle. ये दिया है, NP/NS गिवन है। और साथ में कह रहे हैं कि A और डेल्टा मिनिमम बराबर है, ये दोनों चीजें सेम। 90 डिग्री आ जाए। निकल जाएगा आंसर के नहीं, बोलो। जो 90 डिग्री है। यस यस इजी है क्वेश्चन, इजी है। इस तरीके के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये बेसिक लेवल क्वेश्चन है ना, तो धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मिनिमम डेविएशन कंडीशन तो आ गई ना, मैक्सिमम डेविएशन कंडीशन। मिनिमम डेविएशन, अच्छा मिनिमम डेविएशन के ऊपर एक और पॉइंट है यार। मिनिमम देखिए थोड़े से रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। सपोज किसी प्रिज्म के ऊपर, एक प्रिज्म के ऊपर हमने ग्रीन लाइट इंसिडेंट करवाई, प्रिज्म पर ग्रीन लाइट, और 60 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस पर उसका मिनिमम डेविएशन आया। सर एक मिनट, हमने पहले मतलब ग्रीन लाइट वाज इंसिडेंट एंड द मिनिमम डेविएशन वाज फॉर I इक्वल टू 60 डिग्री। फॉर मतलब सर रिफ्रैक्टिंग एंगल दिया है 60। I अच्छा आई, मतलब ग्रीन लाइट को जब 60 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट किया गया तो वो मिनिमम डेविएशन पे गई। क्वेश्चन ये है कि जब ब्लू लाइट यूज करेंगे, ब्लू लाइट, तो मिनिमम डेविएशन के लिए उसको 60 डिग्री से ज्यादा एंगल पर आना पड़ेगा या फिर 60 डिग्री से कम एंगल पर आना पड़ेगा या फिर 60 पे ही आना पड़ेगा। If green light has a minimum deviation for I equal to 60, then blue light will have a minimum deviation. Option A, I more than 60, I equal to 60, B option, and तीसरा option I less than 60. तो मिनिमम डेविएशन में एक बार देखो, मिनिमम डेविएशन ग्रीन कलर की लाइट का हो चाहे मिनिमम डेविएशन ब्लू कलर की लाइट का हो, किसी भी कलर ऑफ लाइट का मिनिमम डेविएशन रखोगे आप तो R1 R2 A/2 है। इस चीज का कलर से तो कोई मतलब है नहीं, ये रिलेशन तो कलर के इंडिपेंडेंट है। यस मतलब कि ग्रीन कलर की लाइट मिनिमम डेविएशन पर जब होगी तो यहाँ A/2 एंगल बनेगा, और ब्लू कलर की लाइट भी जब मिनिमम डेविएशन पे होगी तो यहाँ पर A/2 ही बनेगा। मतलब अंदर का एंगल ग्रीन और ब्लू के लिए जब A/2 आएगा तभी मिनिमम डेविएशन होगी। जी तो R1 दोनों का सेम है, मिनिमम डेविएशन के लिए R1 A/2 फॉर ग्रीन, A/2 फॉर ब्लू कलर ऑल्सो, बट n की वैल्यू में डिफरेंस होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होता है। कॉन्सेप्ट बदलेगी तो उसके हिसाब से बदल जाएगा ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया जा चुका है आपको कि वो लैम्डा के अपोजिट चलता है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसके लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। बाकी अब आप सोच रहे हैं कि अगर से ग्रीन एंड ब्लू में से ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट कौन सी है? जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, उसके लिए आई कम होना चाहिए। और इसमें मैं देख रहा हूँ बार बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जब ये वाली चीज आती है ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ज्यादा होगा, ये बार बार हम लोग लैम्डा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कंफ्यूज रहते हैं। बताएंगे आंसर क्या आएगा ब्लू वाले के लिए? ब्लू का वेवलेंथ ग्रीन से ज्यादा होता है कम होता है?
कम होता है सर, वेवलेंथ सर कम होता है। कम होता है। तो ब्लू का वेवलेंथ अगर कम है तो ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, उसके लिए आई ज्यादा होगा। थोड़े रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन हो गई है। और आगे जाएंगे तो थोड़े इस तरीके से पूछ सकते हो, जैसे कि वो कहते हैं कि अगर प्रिज्म के ये दोनों बेस एंगल्स बराबर हों, मतलब प्रिज्म या तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बने या फिर इक्विलैटरल बने, दीज एंगल्स आर इक्वल, बेस एंगल्स आर इक्वल। तो जब बेस एंगल्स बराबर होंगे और लाइट रे मिनिमम डेविएशन की कंडीशन पे फॉर द सेम बेस एंगल एंड कंडीशंस ऑफ मिनिमम डेविएशन, prove that this mn is parallel to the base of a prism. Prove that this line mn is parallel to the base of a prism. These two are parallel lines. Prove. वो हो ही जाएगा। एंगल चेंज And हो जाएगा। तब prove that they are parallel lines when these angles are equal and the ray is going under minimum deviation condition. यस सर हो जाएगा। कैसे होगा प्रूफ? मतलब ये पैरेलल सर लाइन ए नहीं है आपका 180 माइनस 2 अल्फा हो जाएगा। ये दोनों एंगल सेम हो गए। अल्फा मान लिया तो R1 ये दोनों 180 एंगल माइनस 2 अल्फा। राइट। और सर R1 आपका 90 माइनस अल्फा हो गया, तो जो ऊपर वाला एंगल वो भी अल्फा हो गया, तो वो हाँ, पैरेलल तो हो ये बिल्कुल ये मतलब बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं। ये that the ray inside prism will be parallel to the base. ray inside prism will be parallel to the base provided दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? सेम बेस एंगल और मिनिमम डेविएशन। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में होगा या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर होगा। तीसरा पॉइंट बोलते हैं कि मैक्सिमम डेविएशन, और उसके पहले मैं बार बार एक चीज कह रहा था कि जो प्रिज्म की एक तो एक्टिविटी भी होती है लैब में, पिन लगा करके, और डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में ग्राफ भी प्लॉट किया जाता है। यस सर, अभी किया हुआ है। ऑप्टिक्स का एक्सपेरिमेंट जब कभी होगा तो ये ग्राफ आता है, मतलब प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस एम ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो वो ये ग्राफ जब 10th आप में था। 10th में, हाँ 12th में भी है शायद। और ये ग्राफ कुछ इस तरीके के बनते हैं, डेविएशन वर्सेस आई ग्राफ जब एक्सपेरिमेंटली प्लॉट करते हैं तो उस ग्राफ से भी समझ में आता है कि देयर इज सम मिनिमम डेविएशन, और उसी के लिए जो आई की वैल्यू बन रही है, यही वैल्यू मैथमेटिकली साइन इनवर्स ऑफ n साइन a/2 है। R1 को a/2 रख करके, और उस ग्राफ से एक और बात समझ में आती है, उस ग्राफ से एक बात ये समझ में आती है कि भाई मिनिमम डेविएशन के ऊपर का जो डेविएशन है, एनी डेविएशन विच इज मोर देन मिनिमम डेविएशन, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस की दो वैल्यूज है। मतलब दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डेविएशन सेम आएगी। टू एंगल ऑफ इंसिडेंसेस विच विल गिव द सेम डेविएशन। और ये क्यों होगा? दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पर सेम डेविएशन क्यों आएगी? थ्योरी है इसके पीछे, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अगर सपोज कोई प्रिज्म हो, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का मतलब हुआ जिस तरीके से हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए थे उसी तरीके से बैकवर्ड डायरेक्शन में गए। तो अगर किसी प्रिज्म के ऊपर मान ले कोई एक लाइट रे 23 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट हुई, रैंडम एग्जांपल है, 23 डिग्री के एंगल पर मान लिया इंसिडेंट हुई, और दूसरे सरफेस से वो सपोज 37 डिग्री पर बाहर आई। तो दिस वाज इंसिडेंट रे एंड दिस वाज इमर्जेंट रे। मान लेते हैं ऐसा कुछ हुआ। तो अगर हम उसी प्रिज्म के लिए अपोजिट साइड से, मतलब जो रे इमर्ज हो रही है
इमेजिन करिए कि जो रे इमर्ज हो रही है उसके परपेंडिकुलर एक मिरर रखा जाए, प्लेन मिरर। जस्ट इमेजिन करिए कि इमर्जेंट रे के सामने एक मिरर डाल, तो लाइट उसी रास्ते से वापस लौट गई, जिस रास्ते से आई थी उस रास्ते से लौट गई, और अब ये इंसिडेंट रे का काम करेगी। नाउ द इंसिडेंट रे इज कमिंग एट 37 डिग्री एंगल, और जिस रास्ते से लाइट इमर्ज हुई थी अगर उसी रास्ते से वापस आए, पलट जाए, तो वो अपनी पूरी ट्रेजेक्टरी को रिपीट करेगी, पूरी ट्रेजेक्टरी, पूरा पाथ रिपीट करेगी, and it will come out at 23 डिग्री एंगल। ये लाइट की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर कहीं भी पाथ रिवर्स हुआ उसका, तो कंप्लीट ट्रेजेक्टरी रिवर्स हो जाएगी, पूरी ट्रेजेक्टरी जैसे गया था उसी पाथ पर वापस भी आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में एंगल आई की वैल्यू 23 है और एंगल ई की वैल्यू 37 है, पर दूसरी कंडीशन में एंगल आई की वैल्यू 37 हुई और एंगल ई की वैल्यू 23 हुई। तो दिस इज सेकंड वैल्यू ऑफ आई एंड दिस इज फर्स्ट वैल्यू ऑफ आई, बिकॉज जब अपनी ट्रेजेक्टरी को रिपीट कर जाओगे तो डेविएशन भी रिपीट होगा आपका, बिकॉज डेविएशन वाज एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। तो जब ये लाइन रिपीट कर रहे हैं वापस, तो सेम एंगल पर डेविएट होंगे, और यही उस ग्राफ का सिग्निफिकेंस है कि इफ दिस इज 23 देन द सेकंड वैल्यू इज 37 डिग्री। यानी कि अगर हम एंगल आई और एंगल ई को इंटरचेंज कर दें, इमर्जेंस बिकम्स इंसिडेंट तो इंसिडेंट बिकम्स इमर्जेंस, सेम डेविएशन मिल जाएगा। यानी कि किसी भी डेविएशन के लिए ये दो वैल्यूज है, अगर आप इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस मानोगे तो दूसरी वैल्यू एंगल ऑफ इमर्जेंस है, और अगर इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस मानेंगे तो ये वैल्यू एंगल ऑफ इमर्जेंस है। ठीक है, प्रॉपर्टी ये वाली, यस यस सर। टू वैल्यूज ऑफ आई, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन सकता है प्रिज्म के लिए। इसके अलावा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, और हो सके तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर ले। जो हमारा, हम लोग इसमें ये मान के चल रहे हैं, इस पूरे डेरिवेशंस में हमने ये माना हुआ है कि लाइट यहाँ रिफ्रैक्ट हुई है और यहाँ भी रिफ्रैक्ट हुई है, जबकि सेकंड वाला सरफेस एक ऐसा सरफेस है जहां पर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। तो इस बात की हमेशा एक प्रोबेबिलिटी रहेगी और इस बात के हमेशा एक चांसेस होंगे कि यहाँ पर लाइट रे इमर्ज करने की बजाय TIR कर जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी। करेगी कि नहीं करेगी ये नहीं मालूम, लेकिन चांसेस होंगे। मतलब कुछ केसेस में हो सकता है कि सेकंड सरफेस से इमर्जेंस ना हो पाए और लाइट सेकंड सरफेस पर रिफ्लेक्ट कर जाए, और ऐसा तब होगा जब सेकंड सरफेस के लिए R2 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो। तो हम एक ऐसा प्रिज्म डिजाइन करना चाह रहे हैं, एक ऐसा प्रिज्म डिजाइन करें जिसमें हम किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर लाइट को भेजें, किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर लाइट भेजें, और इस बात की गारंटी हो कि रिफ्लेक्शन नहीं होगी यहाँ पर। उसके लिए एंगल ए कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी एंगल ए, सो दैट देयर इज नेवर total internal reflection whatsoever is the value of I। हम 0 डिग्री पर लाइट को इंसिडेंट कराएं, चाहे 90 डिग्री पर इंसिडेंट कराएं, चाहे 20 डिग्री पे कराएं, चाहे 40 डिग्री पे कराएं, हमको इस बात की गारंटी चाहिए कि सेकंड सरफेस पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा।
ऐसा प्रिज्म हमें मार्केट से चाहिए, बिकॉज मार्केट से ऐसा प्रिज्म ला के लिए हम क्या कर लेंगे जहां सेकंड सरफेस से लाइट निकल ही नहीं रही। और दूसरी कंडीशन में हमें एक ऐसा प्रिज्म भी चाहिए, हमें एक ऐसा प्रिज्म भी चाहिए सो दैट देयर इज नेवर emergence by the prism for any value of I. दोनों तरीके के प्रिज्म चाहिए हमको, ऐसा भी चाहिए जिसमें रिफ्लेक्शन ना हो और एक ऐसा भी चाहिए जिसमें इमर्जेंस ना हो, और दोनों की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। एक प्रिज्म यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स में प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, और एक प्रिज्म यूज किया जाता है नॉर्मल एक्टिविटीज में जहां डेविएशन वगैरह चेक करना होता है, स्पेक्ट्रम बनाने होते हैं। दो क्रिटिकल केसेस हैं प्रिज्म में, देखिए, टू लिमिटिंग केसेस ऑफ प्रिज्म। और वो दो लिमिटिंग केसेस कौन से हैं प्रिज्म के? टू लिमिटिंग केसेस। पहला लिमिटिंग केस, नॉर्मल इंसिडेंस हो। फर्स्ट लिमिटिंग केस इज नॉर्मल इंसिडेंस। और दूसरा क्रिटिकल केस, दूसरा लिमिटिंग केस, ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब होता है, ग्रेज करने का मतलब होता है दैट नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल पर लाइट आ रही है, और नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है नॉर्मल के साथ 0 डिग्री के एंगल पर लाइट आ रही है। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब I बराबर 0 डिग्री, ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब I बराबर 90 डिग्री। ये दो लिमिटिंग केसेस हैं, बिकॉज बाकी सारे इंसिडेंसेस इनके बीच नहीं होंगे। जब I 0 होगा नॉर्मल इंसिडेंस, तो लाइट रे नॉर्मली आगे जाएगी, और ये बड़े आराम से प्रूफ कर सकते हो कि जब I 0 होगा तो एंगल R1 भी 0 आएगा, रिफ्रैक्शन होगा नहीं। यस और यस, तो सही आ जाएगा। R1 plus R2 was A, so angle at the second surface will be A. R2 की Yes, वैल्यू sir. A बनेगी। और जब 90 डिग्री पर यहां पर जाएंगे तो लाइट की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, लाइट को अपना पिछला जन्म याद रहता है। लाइट को ये याद था कि जब हम डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाते थे और डेंसर से क्रिटिकल एंगल पर आते थे, तो हमें रेरर मीडियम में 90 डिग्री पे जाना पड़ता था, और लाइट को ये चीज मतलब पूरी तरीके से याद है। तो ऐसी ही लाइट को जब रेरर मीडियम से आप वापस भेजोगे 90 डिग्री पर, जब लाइट रेरर मीडियम से 90 डिग्री पे वापस जाए, तो हमने कहा कि पाथ रिट्रेस करेगी वो। तो इफ लाइट रे कम्स एट 90 डिग्री एंगल इन द रेरर मीडियम, इट विल गो एट क्रिटिकल एंगल इन द डेंसर मीडियम। रेरर में 90 पर आ रहे तो डेंसर में क्रिटिकल पे जाएंगे, और डेंसर में क्रिटिकल पर आएंगे तो रेरर में 90 पे जाएंगे। और अगर ये थीटा सी है, फिर दूसरे एंगल का, दूसरे सरफेस का एंगल कैपिटल ए माइनस थीटा सी, बिकॉज R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। मतलब कि सेकंड सरफेस पर मैक्सिमम पॉसिबल एंगल जो बन सकता है, बिकॉज ये दो लिमिटिंग केसेस हैं, हाईएस्ट पॉसिबल एंगल एट द सेकंड सरफेस इज कैपिटल ए, and the minimum possible angle at the second surface A minus theta c.
सेकंड सरफेस का ये मिनिमम एंगल है और सेकंड सरफेस का ये मैक्सिमम एंगल है। यानी सेकंड सरफेस पे जो भी रे गिरेगी, जो भी रे सेकंड सरफेस पे जाएगी, उसका एंगल विथ नॉर्मल या तो a माइनस थीटा सी होगा, या इससे ज्यादा होगा, या a होगा, या फिर a से कम होगा। अब हम चाहते हैं कि कभी भी TIR ना हो। इन दोनों में से किस रे के लिए पॉसिबिलिटी ऑफ TIR सबसे ज्यादा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ TIR इसका ज्यादा है या फिर इसका ज्यादा है? नॉर्मल इंसिडेंस वाले सर का। पहले इसका। वाले ये बड़े एंगल पर है। बड़े एंगल पे हो। यस अगर ये वाली रे रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही, तो इससे कम एंगल ऑफ इंसिडेंस पर तो ये भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि ये वाली रे रिफ्लेक्ट ना कर पाए, तो इस बात की गारंटी हो जाती है कि बाकी कोई रे रिफ्लेक्ट नहीं होगी। और अगर हम इसका रिफ्लेक्शन प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस ए शुड बी लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो अगर क्रिटिकल एंगल मान लीजिए 45 डिग्री है, तो ऐसा प्रिज्म लाइए जिसका एंगल 45 से कम हो। ऐसा प्रिज्म में से कभी सेकंड सरफेस पर रिफ्लेक्शन नहीं होगी। और अगर हम चाहते हैं कि भाई हमेशा ही रिफ्लेक्शन हो, नेवर इमर्जेंस हो, इसका मतलब ऑलवेज रिफ्लेक्शन, तो सबसे कम एंगल पर आने वाली रे, सबसे छोटे एंगल पर आने वाली रे अगर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इनसे बड़े एंगल पर जो रेज इंसिडेंट होंगी वो भी रिफ्लेक्ट होंगी। वो भी हो जाए। तो इसके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए a माइनस थीटा सी शुड बी मोर देन थीटा सी, यानी a शुड बी मोर देन 2 थीटा सी। ये क्राइटेरिया है नेवर TIR का, और ये क्राइटेरिया है नेवर इमरजेंस का। ब्लैक होल टाइप की चीज हो जाती है, लाइट रे प्रिज्म के अंदर ही ट्रैप हो जाएगी, बाहर आ ही नहीं पाएगी। सर फिर वो प्रिज्म तो दिखेगा ही नहीं। नहीं, यहाँ हो सकता है यहाँ से निकल जाए, वो इस सरफेस से निकल नीचे जाए। से रह सकता और है। अगर ऐसा अच्छा। प्रिज्म लेकर के आए हो कि लाइट अंदर ही घूम रही है, फिर तो कहानी दूसरी है, फिर नहीं दिखेगा। सेकंड वाली फीचर को ऑप्टिकल फाइबर्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर जो यूज किए जाते थे, अभी भी यूज किए जाते हैं, इनफैक्ट इंटरनेट केबल के लिए आज भी यूज होते हैं, सिग्नल्स भेजने के लिए एक एंड से दूसरे एंड पर। हाँ, उससे सर लीकेज नहीं होनी चाहिए, सब अंदर अंदर सिग्नल ही लॉस रह नहीं जाए। होता उसमें। ऑप्टिकल केबल अभी भी आप स्पेस कम्युनिकेशन पे नहीं है। ऑप्टिकल केबल्स, इंटरनेट की जो केबल्स हैं, वो आज भी सी वाटर के नीचे नीचे लेकर के पता नहीं कैसे कैसे उसको कम्युनिकेट करते हैं। और पहला वाला तो एक ऑर्डिनरी प्रिज्म की कंडीशन है। इन दो के अलावा एक तीसरा केस जो बनता है वो इनके बीच का केस है। ऐसे प्रिज्म में क्या होगा, ऐसे प्रिज्म में क्या होगा जिसका एंगल थीटा सी से ज्यादा है लेकिन 2 थीटा सी से कम है। मतलब ना वो इस कैटेगरी में गया, ना वो इस कैटेगरी में गया। एक एंगल पे लाइट निकलेगी दूसरे साइड से। हाँ, मतलब वो लाइट, वो ऐसा प्रिज्म कुछ लाइट रेस को तो इमर्ज करवाएगा और कुछ लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करवा देगा। रिफ्लेक्ट करा दे। तो ये चीज है, चल ये सब चीजें अब कल होंगी, ये होना है। एंड देन उसके बाद रेनबो के कंसेप्ट हैं, रेनबो और स्पेक्ट्रम की सारे कंसेप्ट। कल आपका जनरल वाला ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीक में ऑब्जेक्टिव है।